नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां हम यहां के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी के घर के ठीक सामने हैं। धीरेन्द्र सिंह जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये लेकर के मैंने जनता से बात की, जहां जनता ने धीरेन्द्र सिंह जी के बारे में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कोरोना काल में उनके किए गए कामों को लेकर के लोगों ने बताया कि किस तरह 24 घंटा लोगों के लिए वो खड़े रहे। आइए धीरेन्द्र सिंह जी से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर के आखिर उनका क्या प्लान है। इन तमाम मुद्दों पे धीरेन्द्र सिंह जी के साथ हम बात करेंगे। धीरेन्द्र सिंह जी, मदरलैंड पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और पहला सवाल ये, सत्ता और राजनीति से ऊपर उठकर इतनी सेवा भाव आखिर क्यों? राजनीति का मकसद ही सेवा भाव होता है, और जिस वक्त देश संकट में था, पूरी दुनिया कोरोना की लहर से प्रभावित थी, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ था, कैसे लोगों की सेवा की जाए, उसके लिए सिर्फ यही तरीका था कि हम डिजिटल माध्यम से लोगों से जुड़ें और उनकी परेशानियों को बिना मिले दूर करें। तो इस तरीके से जो भी समस्याएं लोगों की रहीं, वो व्हाट्सएप से, ट्विटर से, फेसबुक से और टेलीफोन के माध्यम से हमारे पास आती रहीं, और उनका समाधान जो भी हम करा पाए करवाते रहे। तो इसीलिए राजनीति में मकसद हुआ आना, इसीलिए राजनीति की शुरुआत की कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उसकी तरक्की हो, वहाँ के लोगों की सेवा करें। इतनी बड़ी महामारी थी, आखिर इतने लोगों की सेवा आपने की, इसको मैनेज कैसे किया? उसके लिए 24 आवर हमारी सर्विस थी ट्विटर की। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गांवों में, वहाँ से सूचनाएं आने लगी। व्हाट्सएप नंबर प्रसारित किए फेसबुक और ट्विटर के प्लेटफॉर्म से, जो लोग ट्विटर चलाना नहीं जानते थे। और ट्विटर पर उन दिनों काफ़ी ऐसे लोग एक्टिव थे जो परेशान लोगों की सूची हमें भेजते थे ट्विटर के माध्यम से। हमारा पूरा कार्यालय एक्टिव हो गया था उन दिनों, और 2 पारियों में लोग काम करते थे, 12-12 घंटे। तो जो भी समस्याएं आती थी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय थी, और संबंधित प्रांतों से बात करना, मान लो कहीं दूसरे प्रांत में लोग फंसे हुए हैं, तो उन प्रांतों से हमारा कार्यालय बात करता था। मैं स्वयं भी बात करता था संबंधित अधिकारियों से, ताकि लोगों को मदद पहुंच पाए। फिर जो प्रवासियों को भेजने का प्रश्न आया, उसके लिए कुछ एनजीओ द्वारा हमारी मदद की गई। नेफोबा ने काफ़ी हमारी मदद की। जो भी लोग जाने वाले होते थे, ये लोग शहरों से उन्हें ढूंढकर चिन्हित करते थे। और जब दूसरी लहर हमारी आई, तो उस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हुए, ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत आई, अस्पतालों में लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो पाए। तो 3-4 दिन तो ऐसे लगा जैसे अपने हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने देहात क्षेत्र में जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर थे, क्योंकि ग्रामों में गैस वेल्डिंग का काम होता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल सर। तो तकरीबन 50 से और 70 के बीच हमने वो लोगों से मांग लिए, फिर उन्हें भरवाने की व्यवस्था की, और धीरे धीरे इस तरीके से मदद होनी आरंभ हो गई। अस्पतालों से निरंतर संपर्क में रहते थे, तो जिन लोगों को हम एडमिट करा पाए, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कोशिश की जाती थी। तो ये सारा सिस्टम हमारा कार्यालय करता था। और मैं तो स्वयं माइल्ड कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो मैं बिल्कुल अलग रहता था। वहीं से अपना मोबाइल के माध्यम से और वीडियो कैमरे का माध्यम से हम लोग ऑफिस को संचालित करते थे, सबको गाइडेंस देते थे, निर्देश देते थे। तो ये काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका बनाया, और एक अच्छी संस्कृति, क्योंकि सेवा करने के बाद जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती थी, वो ऊर्जा होती थी हम लोगों को। इन सब कामों के लिए आप इंस्पायर कहाँ से हुए? नहीं, इंस्पायरेशन तो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, ये समाज ही हमारी पाठशाला है, यहीं से सीखते हैं। और ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, और कई कहानियाँ ऐसी पढ़ी हैं कि आपदा के समय हम लोगों को समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त हमारी ज़रूरत समाज को होती है, अगर उस वक्त हम घरों में बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि होने का या समाज सेवक होने का दावा खोखला साबित हो सकता है।
काल में द्वारा किए गए कामों को लेकर के सोनू सूद से कंपेयर की जा रही थी। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि राजनेताओं की जो कंपैरिजन है वो फैन फॉलोइंग को लेकर के नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक मैंने विधानसभा क्षेत्र में घूमा, वहाँ पे रिपोर्टिंग की, लोग फैन हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, सोनू सूद तो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन एक प्रयास हम लोगों ने किया कास्ट क्रीड क्षेत्र से ऊपर उठकर। महाराष्ट्र में भी हमने लोगों की मदद की अपने संपर्क के आधार पर। दुनिया के अन्य मुल्कों से भी मदद हमसे मांगी गई, वो हमने की। तो ये कंपैरिजन का विषय नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि हम क्या कर पाए, आउटपुट हमारा क्या रहा। जब हम लोगों को उनके गंतव्य की ओर भेजते थे, मैं स्वयं उनसे मिलता था। मान लो छत्तीसगढ़ तो हमारा चुनाव क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल सर। छत्तीसगढ़ के लोग, महिलाएं और ऐसे लोग जिनकी जेब में 100 रुपये भी ना बचे हों, अगर हम उन्हें जाने का माध्यम उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इन्हें कोई परेशानी ना हो, तो ये अपने आप में एक ऐसा सुखद एहसास होता है जिसे आप पैसों से नहीं खरीद सकते। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के जितनी बदनाम की गई, या फिर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के जितनी बदनामी योगी सरकार को की गई, उसको आप लेकर किस तरह सोचते हैं? देखिए, जो बदनामी का कोई कारण है नहीं। ये आपदा एक साथ आई, इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतने वेग से आएगी। तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि 4-5 दिन जो दिक्कत लोगों को हुई वो सभी के सामने, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी फ्रंट पर आकर कमान को संभाला और लोगों को मदद मिलनी आरंभ हो गई, वो एक ऐसा समय था जब कुछ लोगों ने, बड़े अस्पताल वालों ने इसे धनोपार्जन का माध्यम बनाया, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन के स्टॉक कर लिए। तो इस तरीके से सप्लाई में डिले हुई, लोगों ने स्टॉक कर लिए, मनमाने पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए। तो ऐसा माहौल बन गया प्रदेश में, ये लगने लगा कि लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। लेकिन धीरे धीरे सभी कुछ सामान्य हुआ, प्राइवेट अस्पतालों पर भी कार्रवाई हुई और लोगों को मदद के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से सारे दरवाजे खोल दिए। जितने भी विधायक थे, उन सब की जो निधि होती है विकास के लिए, वो सारी निधि संग्रहित कर ली ताकि ज़रूरत पर कोरोना पेशेंट को इमदाद पहुंचाई जा सके। और अब तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बना है, प्रदेश के काफ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रियाशील किया गया है, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो हम लोग उस आपदा से लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए सक्षम हो सकें। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस आपदा के समय में कोरोना के संक्रमण से लड़ाई के लिए हथियार इस्तेमाल किए, उसकी सराहना WHO ने और देश दुनिया के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों ने भी की कि योगी से सबक लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से भी तारीफ की गई, लेकिन आपके ही देश में कई ऐसे फोटोज़, कई ऐसे चीज़ें घूम रही थी जिससे योगी जी को बदनाम करने की साजिश रची गई। देखिए, ये राजनीति है, इसमें विपक्ष का काम होता है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है, विकास करती है, तो उसके कदमों को रोका जाए। उन्हें ये डर होता है कहीं अच्छा काम इनका जनता में सिद्ध हो गया तो आने वाले समय में उन विपक्षी पार्टियों के लिए स्थान नहीं बचता। आज योगी जी की वही स्थिति है। उनके द्वारा इस प्रदेश के विकास के लिए किए गए काम, सुरक्षा के लिए किए गए काम, वो सभी इतने भारी पड़ रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बात अब कोरोना से हट के जेवर की करते हैं। पिछले 4.5 साल में जेवर कितना बदला? जब मैं चुनाव लड़ने गया था, मैं 2012 का चुनाव भी लड़ा, तो हर गली हर गांव मेरा देखा हुआ था। 2017 और 12 में कोई परिवर्तन मुझे गांवों में नज़र नहीं आया। जो सड़कें मैंने टूटी हुई देखी, वो टूटी हुई थी। मैं ये कह सकता हूँ कि क्या कुछ नहीं बदला जेवर में? आपके सवाल के जवाब में जी, जेवर पूरी तरीके से बदल चुका है। और इसका दावा है कि जो 74 साल में नहीं हुआ आज़ादी के बाद से,
वो आज जेवर में हो चुका है। वो जेवर एयरपोर्ट की स्थापना हो या फिल्म सिटी आने वाली हो या अनेकों ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनके उद्योग यहाँ लगने जा रहे हैं, और निवेशकों की पहली पसंद दुनिया में जेवर बन चुका है। जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, उस वक्त भी इस क्षेत्र में जेवर के आसपास काफ़ी विदेशी निवेश आया, और उसकी वजह रही योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व। जब किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ तो योगी जी कई बार स्वयं किसानों से मिले और अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि किसान की सहमति के बिना कोई कदम नहीं उठाना, या फिर एक सुरक्षा का माहौल पैदा करना लोगों में। जो इंडस्ट्री ग्रेटर नोएडा क्षेत्र से इसलिए पलायन कर रही थी कि माफिया इंडस्ट्रीज़ में घुस गया था, एक प्रोटेक्शन मिला, और माफिया या तो जेल में चला गया या अपने घरों में छिप गया। इसलिए ये पहली पसंद बनता जा रहा क्षेत्र। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, जो भ्रष्टाचार इंडस्ट्रीज़ के साथ होता था पुराने समय में, उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाए और सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया जिससे यहाँ निवेश करने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो माहौल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया, ये उसी की वजह से संभव हो पाया है। आज जेवर में एजुकेशन के तौर पर उच्च शिक्षा का कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं था, जो बहुत ज़रूरत थी इस क्षेत्र की। लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी, नौजवान वो जो खेतीहर मज़दूरों के बच्चे हैं या पैसे से कमज़ोर हैं, वो लोग नहीं पढ़ पाते थे। आज उनके लिए 3-3 डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र के लिए मंजूर कराए जा चुके हैं, जिनमें से 2 बनकर तैयार होने वाले हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद जेवर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रियाशील कराया गया है। वहाँ ज़रूरी उपकरण रखवाए गए हैं, और सबसे बड़ी जो सौगात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो है यहाँ के लिए एक ट्रामा सेंटर मंजूर कराया गया, जो पूरे जनपद में कहीं नहीं था। एक्सीडेंटल केस हमारे सीधे दिल्ली जाते थे। उस ट्रामा सेंटर के साथ साथ वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होगा, जहां हम आधुनिक तरीके से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे, और वो भी निःशुल्क। चूँकि यहाँ कहने को बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन वो प्राइवेट हैं, जहाँ हर व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा सकता। इसलिए अब यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से विश्व स्तरीय अस्पताल आने वाला है। जेवर तक मेरा तो वायदा था कि ग्रेटर नोएडा से जेवर को मेट्रो से जोड़ा जाएगा, लेकिन अब वो नोएडा से भी जुड़ने जा रहा है, जेवर ग्रेटर नोएडा से भी जुड़ने जा रहा है, और दिल्ली से भी जुड़ने जा रहा है शिवाजी स्टेडियम से। पॉड टैक्सी चलाए जाने का यहाँ प्रोजेक्ट, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ बनने जा रहा है। अपैरल पार्क जो यहाँ की स्थानीय महिलाओं को 70% रोज़गार देगा। तो इस तरीके के उद्योग धंधे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जिससे यहाँ नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छे अवसर आने वाले हैं, और ऐसे अवसर होंगे जो पूरे उत्तर भारत के नौजवानों के लिए एक सौगात होंगे। और यह क्षेत्र आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का एक मजबूत रास्ता बनेगा, और उत्तर भारत के लोगों की तरक्की का रास्ता बनेगा। यह क्षेत्र अब पूरी तरीके से विकासोन्मुख हो चुका है, जिस विकास से और जिसकी किरणों से इस देश के एक बहुत बड़े हिस्से को आने वाले समय में फ़ायदा होगा। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस से आने के बाद बीजेपी में अगर सीट की जीत की बात करें तो पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी से, यानी बीजेपी का कहें तो पहला जीत है इस जेवर में। 2 बड़े काम, एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, जिससे आने वाले समय में फिल्म सिटी के कारण हो सकता है पूरे दुनिया के पटल पे जेवर का नाम हो। क्या कहना चाहेंगे, और अगला प्रोजेक्ट क्या है? नहीं, फिल्म सिटी तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी उत्तर भारत में, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से क्षेत्रवाद की भावना के चलते उत्तर भारत के लोगों से बदसलूकी की जाती थी, तो बहुत लोगों ने ये महसूस किया कि वो महाराष्ट्र जिसकी अर्थव्यवस्था का आधार उसकी फिल्म इंडस्ट्री रही, और अब वहीं के लोग उत्तर भारत के लोगों के साथ बदसलूकी करें, तो ये भावना घर कर गई थी। जी।
तो इस चीज़ को समझा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और यह अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र जेवर जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ ये फिल्म सिटी के लिए उन्होंने मंजूरी दी। और इस फिल्म सिटी के बनने के बाद में पूरे उत्तर भारत के वो प्रतिभावान लोग जो किसी कारणवश अपनी कला को प्रदर्शित नहीं कर पाते थे, उन्हें एक मंच मिलेगा पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा और कौशल को प्रदर्शित करने का। और यह फिल्म सिटी माध्यम बनेगी देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रचार और प्रसार का, क्योंकि यहाँ ऐसी फिल्में भी बनाए जाने की योजना है जो हमारे देश के ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित हों या ऐसे करैक्टर से संबंधित हों जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जान पाए। तो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो ऐसे महापुरुषों के बारे में जानेगी और चलचित्र के माध्यम से जानेगी। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी सौगात उन कलाकारों के लिए जो मुंबई नहीं जा पाए। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर क्या तैयारी है, क्या लगता है? 2022 का चुनाव बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है योगी जी ने जो एक माहौल इस प्रदेश को दिया है, और उन 24 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश को एक आशा की किरण दी है, और वो किरणें उनके समुचित विकास की, उनकी सुरक्षा की, भयमुक्त समाज की। योगी जी का व्यक्तित्व इस देश में जिस तेज़ी से एक कुशल प्रशासक के तौर पर उभरा है, तो मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी प्रचंड बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी। और जो विकास की गति और जिस विकास की गति को प्रदेश ने पकड़ा है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी लोगों का इरादा है। जैसा कि मेरी बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़रूरी है इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए, इस प्रदेश की जनता को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेहद आवश्यक है और भारी बहुमत से आएगी। एक अंतिम क्वेश्चन, बिखरे विपक्ष और उत्तर प्रदेश की सत्ता को प्रधानमंत्री के सत्ता का रास्ता भी माना जाता है। सारी विपक्ष पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी पर लग गई है। अब तो AIMIM ओवैसी की पार्टी भी इस राजनीति अखाड़े में कूद गई है। क्या लगता है आपको, मुस्लिम वोट क्या जो बीजेपी को पड़ती थी वो बिखरेगी? देखिए, विषय मुस्लिम वोटों का नहीं है। आज जो विकासोन्मुख हुआ है उत्तर प्रदेश, हर प्रबुद्ध व्यक्ति सोचता है कि आखिर पुरानी सरकारों ने क्या किया। उन्होंने भाई भतीजावाद फैलाया, यहाँ के प्रदेश के जो संसाधन थे उन्हें लूटने का काम किया, किसानों की ज़मीनों को अपने बिजनेस का माध्यम बनाया उन सरकारों ने। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक पारदर्शी प्रशासन लोगों ने देखा है, तो वह एक सुखद अनुभूति है प्रदेश के लोगों के लिए। और कितनी भी फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं, लेकिन उन सब पर योगी जी द्वारा जो काम किए गए वो सब भारी पड़ते हैं, और जनता इस बात को देख रही है और आने वाले समय में देखेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदरलैंड पोस्ट की टीम और मैं सचिन सिंह राठौड़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।